देखेंगे, पूरे यूनिवर्स में देखेंगे तो एक बूंद के लायक भी नहीं है हम लोग। पूरे भारत की भी अगर चर्चा करेंगे तो अगर पूरे ब्रह्मांड, गैलेक्सी और सारा तारामंडल और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इंडिया की भी कोई वजूद नहीं है, इंडिया कहीं भी इसकी कोई वजूद नहीं है। इसी तरह से आप अपने आप को समझ सकते हैं, तो उतना नम्र रहिए, हमल रहिए और अपने अपने जो भी कर्तव्य है, चाहे माता पिता के प्रति हो या देश के प्रति हो, भाई बंधुओं के प्रति हो, अपना कर्तव्य 100% ईमानदारी से और स्वेच्छा से कीजिए और हंसते खुश खेलते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और जो भी आप करते हैं उसमें एकदम 100% इन्वॉल्व रहिए। वही आपको सार्थक सिद्ध करेगा, वही आपको जीवन की नैया को पार लगाएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सब लोग के समकक्ष इस तरह से आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी लोग को, बीपीएससी TRE 3 और TRE 4 के लिए जो नोट्स मैंने दिया है आप लोग को 6 से लेकर के 12 तक का SCRT और NCRT का, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ जो मैं आपको सीरीज चला रहा हूँ घटना चक्र का या कई लोगों के द्वारा ये पढ़ाया गया है उसको सिर्फ देख के चले जाइएगा और करंट अफेयर्स इतना कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रुकेगा। ज़्यादा 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने के लिए या उतना आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सिलेक्शन उन्हीं लोग का होता है और आसानी से होता है जो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, चाहे आप 2 घंटा ही क्यों नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप अभ्यास करते रहते हैं, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला। चलिए आप अब इसका जवाब दीजिएगा, इसमें कौन सा भाग है जो कोई सौरमंडल का भाग नहीं है? तो वो निहारिका। बाकी ये सारे सौरमंडल का भाग है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, गिद्ध ग्रह भी है। सौरमंडल का निर्माण लगभग जो है 4.6 मिलियन वर्ष हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कितने वर्ष हो चुका है और इतने साल और भी बताया जा रहा है कि इतने साल तक सूर्य की रहेगी या सौरमंडल की ये सारी रहेगी इस काल। तो अभी मध्य में हम लोग काल है, तो जब तक हमारे कई पुश्तें निकल जाएगी, हमारे कई शरीरें निकल जाएगी। सौरमंडल में सूर्य जो है तारा और ऐसे खगोल पिंडे सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, पौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, अलकाय, धूमकेतु व खगोलीय ध्रुव आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। समझ गए होंगे, आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। यस नो में भी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य। ये बताइएगा सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये आपका प्रधान है सूर्य है। सौरमंडल का यानी सूर्य आपका आ जाएगा इसी में। सौरमंडल का प्रधान जो होता है आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य और सौरमंडल का केंद्र इसमें स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बताइएगा। इसमें थोड़ा तेजी से करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और आपको कंप्लीट ऑलरेडी करवा दिया गया है। बीपीएससी मैंने TRE 1 और TRE 2 के दौरान जब मैंने प्रिपरेशन आप लोग को करवाया है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट और PDF के फॉर्मेट में, तीनों माध्यम से मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश किया है और उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको दिखाना भी चाहूँगा। अगर आप प्लेलिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट आप सभी लोग का बना हुआ है, उसको भी आप जाकर के लाभ उठाइए। उसमें सारे कितना मेहनत किया गया आप लोग की तरफ से या हमारी टीम की तरफ से आपको पता चल जाएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको लगे कि हाँ काफ़ी समय से आप लोग के लिए हेल्प के लिए 1% 2% जितना भी योगदान हो सकता है मैं देने की कोशिश करता हूँ। ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये पहली बार किसने बताया? पहले चर्चा हुआ करती थी कि सूर्य हमारे परिचय घूमती है, हम पृथ्वी जो है स्थिर है, ऐसा बताया जा रही थी, लेकिन इसको चेंज किया गया। तो सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया है। देखिए 1514 में ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, मात्र 500 साल पुरानी घटना है, यानी इससे पहले करोड़ों साल तक ये जितने भी बताई जा रही है। 2000 से हम तो ये काउंट करना शुरू किए हैं कि अच्छा ये इसमें भी है। एक्चुअली ये भी भ्रम है कि हम 2000 साल पहले से ये जानते हैं, इससे हजारों करोड़ों साल पहले निकल चुकी होगी। आपके हड़प्पा संस्कृति आपने सुना है और कई ऐसे साक्ष्य अभी भी मिल रहा है जो कि आदि काल तक के मिलते हैं, जिससे करोड़ों साल निकल चुकी है। यानी कि 15 साल यानी 500 साल पहले हमें पता चला है, यानी अभी विकसित हुआ है। आने वाले भविष्य में हो सकता है 100 साल 200 साल 300 साल कई ऐसे चीज़ निकल के आएगी ये पृथ्वी पर जो शायद अभी हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। 1514 में एक हस्तलिखित निबंध है, यानी कि कमेंटेशंस लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने बताया था कि उस सिद्धांत के प्रतिपादन किया था जिसमें
कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी सूर्य जो है ये पूरे ब्रह्मांड, अगर मान लीजिए पूरा एक गोला एक ब्रह्मांड है, उसके सेंटर में है ये आपका पृथ्वी है। सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य ये आपका सन है, ठीक है, ब्रह्मांड के केंद्र में। अब पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा इस तरह से परिक्रमा करती रहती है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी में ये आपको भारतीय खगोलविद जो है ब्राह्मीर ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सारी चीज़ें 1000 पहले हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं और खगोलविद थे, ये भारतीय जितने भी हैं, उन सारे ग्रंथों से सारी चीज़ लिए गए। जैसे अभी आपने जितना भी विकास देखा, संस्कृत से ही कई चीज़ें निकल के आई है, कई वेदों से, कई गीता, कई जो आपका रामायण है उससे निकल के कई चीज़ें निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और आप जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपका पर्पस है एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो अंदर हम जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन और निकल के आएंगे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो हमारी आकाशगंगा जो है जिसको कहते हैं, परिक्रमा करने में सूर्य को लगता है लगभग आपका 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। ये देख सकते हैं 95 में बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, और इसका हम व्याख्या जानते हैं। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है, एक सिर्फ तारा है और कुछ नहीं है, छोटा सा गैलेक्सी है। ऐसे कई सूर्य हो सकते हैं। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र जो है गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारे के केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत तो दूर है। गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 7.9 KPC, यानी देख सकते हैं KPC लगभग मान सकते हैं 1000 वर्ष, यानी 25.89 लगभग 26,000 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी है। प्रकाश वर्ष मैंने बताया आपको 9.46 × 10⁻, आपको 12 के आसपास है। तो प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में 22.5 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में डी आपका माना जाएगा। तो ये आपका विकल्प याद रखिएगा, 22.5 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष लगते हैं हमको समय, 22.5 से लेकर के 25 करोड़। तो लेकिन निकटतम ऑप्शन के कारण डी ऑप्शन को माना गया। नेक्स्ट आगे बताइएगा, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, कॉन्स्टेलेशंस है हमारे आकाश में, अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो उसमें जो जिसमें ये वर्तमान क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें टोटल 88 बताया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सीधे क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, 218 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे आज ज़्यादा क्वेश्चन हम कर दें, 50 या 60 70 या कोशिश करेंगे 100 तक पहुँचने के लिए जिस तारामंडल में, ताकि 2 लेक्चर में ये पूरा आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो। पॉलिटी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया, हिस्ट्री मैंने 2 बार आपका स्टार्ट किया, मॉडर्न हिस्ट्री, और आपका फिर बिहार के लिए जीके के लिए बिहार स्पेशल जीके, क्योंकि इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स में आपको एक बार कंटेंट फिर से आपको रिवाइज करने के लिए भेज दूंगा। SPD का टेलीग्राम चैनल में मैंने भेज दिया, उसको जा करके आप देख सकते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की और संकेत करते हैं वो क्या होता है, तो आपका सप्तऋषि के नाम से जानता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे के और संकेत करते हैं वो तारा है सप्तऋषि। ध्रुव तारा जो है पोलरिस, जो आप लोग को कई लोग बताते हैं ये ध्रुव तारा सबसे पहले उगती है और सबसे लास्ट में ख़त्म होती है और ये थोड़ा ज़्यादा चमकता है। तो पोलरिस जो ध्रुव तारा का संकेत होता है सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है बताइएगा, तो वो मात्र है बुध है। बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, उपग्रह नहीं है। बाकी मंगल के भी हैं, नेपच्यून के भी हैं, प्लूटो के भी हैं। ये देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आया है। तो सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं, जो सिर्फ 2 ही ऐसा है, बुध और शुक्र, ये बहन भी कहलाती है, और जिनके मंगल के 2 और नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं, और जिसमें टिटोन्स एंड नेरिटोन प्रमुख है। और वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक्स यूनियन ने प्रयाग सम्मेलन में प्लूटो को एक ग्रह को श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, इसका समझ गए होंगे, जिसका बुध और शुक्र ऐसे हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो सर्वाधिक गर्म कौन है, जो लाल रहेगा यानी कि मंगल। तो आपका इसमें दिया गया है सबसे ज़्यादा गर्म आपका शुक्र है।
सबसे ज़्यादा लाल ग्रह शुक्र को, मंगल को कहते हैं। सबसे सर्वाधिक गर्म है आपका शुक्र है, ठीक है, शुक्र याद रखिएगा, शुक्र इसमें देख सकते हैं दिया गया है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म जो है शुक्र आपको माना जाता है, और इसका इसलिए क्योंकि सबसे नज़दीक सूर्य के यही है, सूर्य के नज़दीक में सबसे ज़्यादा ये शुक्र है, जिसका माध्य तापमान जो होता है 464 डिग्री सेंटीग्रेड। सोच सकते हैं यहाँ पर जाते ही आपके शरीर की पूरा धुआं हो जाएगा। चलिए, इवनिंग स्टार जिसको कहते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसी को कहते हैं वेनस को ही, शुक्र को ही कहते हैं वेनस। शुक्र को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, या सांय का तारा यानी कि शाम काल का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, जबकि शनि के साथ बृहस्पति, अरुण और वरुण वलयों से युक्त रहते हैं। ये सारे वलयों से युक्त हैं। नेक्स्ट बताइएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं तेजी से 9 क्वेश्चन आपका कंप्लीट भी हो गया। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लगता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है। तो ये देख सकते हैं, भ्रमित करने के लिए 8 सेकेंड, 8 मिनट, 1 मिनट, 24 मिनट, ये ऑप्शन इस तरह से दिए गए। कई लोग ए ऑप्शन मार करके चले जाएंगे, लेकिन ये आपका गलत माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बीपीएससी टीआर 3 में, लेकिन फिर भी आपका 1 नंबर चला जाएगा। जो आपका इजी क्वेश्चन है, आपका इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो एलिमिनेट हो सकते हैं। चलिए, इसका सही जवाब गलत है। आशा देवी जी बिल्कुल गलत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका 8 मिनट इसका सही होगा। 8 मिनट आपका लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास लगता है, 19 सेकंड। इसका सी जवाब इसका दीजिएगा, आपने भी गलत दिया है। 10वां नंबर बताइएगा, क्वेश्चन साथ साथ लगाइएगा। 10 का ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, इस तरह से आप आंसर लगाइएगा। सूर्य से चला प्रकाश से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग जो होता है 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। यही सही निकटतम उत्तर है, और आपका उत्तर सही निकटतम है, 8 मिनट के आसपास रहेगा। ओके, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट 11 का ABCD बताइएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, बहुत तेजी से करेंगे। तो इसका लगभग समय आपका लगता है 365.25 आपका लगता है। ये सारे ऑप्शन देखिए कितना करीब दिया गया है, तो इसका नज़दीक है सबसे ज़्यादा। इसलिए आपका लीप ईयर आता है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जिसमें आपका दिन की संख्या कितनी हो जाती है, और फरवरी का महीना आपका 29 का होता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है, वो लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। 2024 क्या लीप ईयर, जिसमें फरवरी का महीना कितना का गुजरा था, तो फरवरी आपका 29 फरवरी आपको मिला था, 28 की जगह 29 मिला। इसी कारण से, क्योंकि 365.25 आपका समय लगता है। चलिए, बताइएगा सही जवाब क्या है। जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं, वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और आंसर भी लगाते जाइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि याद रहे। इसको तेजी से व्याख्या करते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25, कई लोग इसको 25 बोलते हैं, लेकिन सही इसका उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, 25 दिन लगता है। यानी 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड लगता है। एग्जैक्ट जो टाइम लगता है 6 घंटा, यानी आपका 25 इसलिए लिखा जा रहा है, यानी 1/4 25% इसलिए बताया जा रहा है, ताकि 24 का ये जब करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा आता है। तो एग्जैक्ट घंटा लगता है 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 9 मिनट 9 सेकेंड, आपका 9.5 सेकेंड लगता है। लगभग आप मान लीजिए 6 घंटा के आसपास, 6 घंटा 9 मिनट के आसपास लगता है एक्स्ट्रा समय। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव यानी वर्नल इक्विनॉक्स से जुड़े से दूसरे वसंत विषुवव के बीच में समय का बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष जो सामान्यतः होता है 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष का ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकंड के आसपास लगता है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। वर्ष 2000 में ये अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें 365 आपका 5 मिनट बढ़ने के कारण इस तरह से हो गया। और आपका स्थान ये आपकी पूरी जानने की जरूरत नहीं है क्या क्या होता है, बस ये जानिएगा 365 दिन लगभग 6 घंटा के आसपास एक्स्ट्रा समय लगता है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया तेजी से। 11 क्वेश्चन हो गया विद व्याख्या के साथ। आपके एक कंटेंट इसलिए बता रहे हैं ये व्याख्या, ताकि इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है,
क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन है उसी से थोड़ा सा घुमा के या फिर व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 30 से 40-50 क्वेश्चन आपको ऐसे ही रिपीट आपको मिल जाएगा, जो कि फ्री का नंबर आपको मिलेगा, जाते ही आप आंसर मान लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन बीपीएससी गलत भी देता है, जैसा कि ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ऑप्शन सी नहीं मिलेगा। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो आपका ऑप्शन सी, ये सारे ऑप्शन इसमें गलत माना गया बीपीएससी के द्वारा। पृथ्वी को विषुवत रेखा की परिधि जो है लगभग 40,090.828 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है, यानी लगभग 1 दिन से 4 मिनट कम है। ठीक है, 1 दिन से 4 मिनट में कम है, अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग आपका 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति जो होती है 1670/60 करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, जो कि किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया। तो सही ऑप्शन आपका अगर आता 27.8 या 27 के आसपास, तो इसको सही लगा सकते थे। बीपीएससी जानबूझकर 1-2 क्वेश्चन गलत देती है, तो उसमें आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मान के चलिएगा आपके पास 145, 146, 147, 148 ही क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर 120 का आता है तो 118 ही मान के चलिएगा, इस तरह से आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, किस में रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। 23 डिग्री अक्षांश पर देखिएगा, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय उष्ण शुष्क मरुस्थल जलवायु का विस्तार जो होता है 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में रहता है। इससे ज़्यादा होता है मरुस्थल भूमि, यानी कि जहाँ पहाड़ों पर होती है, उसको लू के रूप में, जैसे अभी गर्मी के फॉर्मेट में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया मैदानी भाग में, तो इसको रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इसी तरह से जान सकते हैं पृथ्वी पर उस मरुस्थल जितने भी जलवायु का विस्तार होता है 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलता है। पृथ्वी के पर मरुस्थल बनने की 4 भौगोल जो इम्पोर्टेंट भौगोलिक स्थितियाँ क्या क्या है देखते हैं। 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना, जहाँ यहाँ की हवाएं ऊपर से नीचे उड़ती रहती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे आती है। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महाद्वीपों के पश्चिम तट के मरुस्थल 20 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्व मुखी होना इसका मुख्य कारण है, इसी का कारण से ये पश्चिमी तट में बहती है। नेक्स्ट है आपका महाद्वीपों के पूर्व भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, यानी कि ठंडा हो जाती है। कैलिफोर्निया जो कि उत्तर अमेरिका में पड़ता है, और पश्चिम सहारा जो उत्तर आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, अफ्रीका में सब पड़ता है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और नामीब दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पड़ता है। इसी प्रकार के मरुस्थल यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फिर से आपको बता दें, रिपीट कर दें ताकि याद हो जाएगा पूरा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं चारों पॉइंट, उसके बाद फिर से आपको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। पर्वतों की बिस्टी छाये जो है रैन सैडोज क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल है डेथ वैली होता है। पेट्रोलोगोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और पेरुमा मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपको पॉइंट्स, महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल को जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ रहते हैं। इनमें ग्रेट बेसिन्स मरुस्थल यानी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, याद हो जाएगा, डोंट वरी। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है, तो किस में रहती है? 0 डिग्री अक्षांश के पास, या फिर 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। इसका 96 का पुराना क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, अब आते हैं इसकी व्याख्या। पृथ्वी पर उष्ण आपका है, पृथ्वी पर उष्ण जो आपका शुष्क मरुस्थल जलवायु का जो है 15 से लेकर के 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच में रहता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख आपका भौगोलिक स्थितियाँ, ये पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना होता है। ठीक है, इसमें वायुदाब यानी प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ हवाएँ ऊपर से नीचे उड़ते रहती है। फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर जो है मौसम साफ रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलते हैं। संभवतः हवाओं और का पूर्वमुखी होना इसका प्रमुख कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाले व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है। कैलिफोर्निया दक्षिण अमेरिका में उत्तर अमेरिका में, पश्चिम सहारा है, उसका अटकामा है और उसका नावीम है। इसी
प्रकार के मरुस्थल है? पर्वतीय ओ के वृष्टि छाया यानी कि रेन शेडोज में क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पेटागोनियस मरुस्थल, अर्जेंटीना और पेरिविलियम्स मरुस्थल प्रमुख है। महाद्वीपों के मध्य में स्थित मरुस्थल को आर्द्रता हवाओं से दूरस्थ है। इनमें जो होता है ग्रेट बेसिन्स मरुस्थल, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल और गोबी मरुस्थल पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्याख्या के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया। 14 नंबर है, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, या पृथ्वी का आंतरिक भाग, या कोलोराडो या खारिगाती धारा है, या फिर बताइएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये 67 बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। एक प्रभावी कोरियोलिसिस जो बल्ब जो होता है, कोरियोलिसिस बल्ब जो होता है बल्ब के कारण यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण संभव होती है। चलिए इसके व्याख्या को जानते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, धरातल पर प्रभावित हवाओं की दिशा वायु दाब और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिसिस द्वारा किया गया था। इसी के कारण इनका नाम पड़ा गया था कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस द्वारा जाने के कारण इसका नाम जो है कोरियोलिसिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में प्रभावी कोरियोलिसिस बल का जो कारण है वो है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बस अब रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। जब आपका स्टार्टिंग के 20-50 क्वेश्चन कर लेते हैं किसी भी चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये देख सकते हैं पृथ्वी सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। बृहस्पति जो है यानी जिसको जुपिटर कहते हैं, उसकी व्यास देख सकते हैं यानी कि डायमीटर ये कितना है? तो आपका 1,42,984 किलोमीटर है। शनि आपका जो सैटर्न है व्यास इसका 1,20,536 किलोमीटर है। अरुण यूरेनस जिसको कहते हैं व्यास है 51,118। और उसके बाद नेपच्यून होता है वरुण, व्यास है 49,528 किलोमीटर। पृथ्वी जो इसकी व्यास है 12,756 किलोमीटर। शुक्र उसके बाद आता है 12,104 किलोमीटर। उसके बाद मंगल आता है 6,792। उसके बाद बुध आता है आपका व्यास से लगभग 4,879 किलोमीटर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जवाब। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन आ गया। सबसे घनत्व जिसका कम है आपका, ये 67 बीपीएस में पूछा गया। सही जवाब है आपका शनि। ठीक है, शनि। घनत्व के हिसाब से देख सकते हैं, घनत्व का जो होता है यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो ml-3 होता है। ठीक है, फिर इसमें ये पार्ट चैप्टर फर्स्ट का आपका है। बताइएगा पृथ्वी का जो घनत्व है आपका 5,514 किलोमीटर है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मंगल का है 3,934, शुक्र का है 5,248, शनि का है 687 मात्र 687 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसलिए सही जवाब होगा शनि। पृथ्वी के आंतरिक परत निफे जो होता है, निफे का मतलब होता है आपका निकेल और फेरम। ठीक है, निकेल और फेरम आंतरिक भाग में पाया जाता है कोर में। तो इसमें निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो इसके ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। सिलिका और एल्यूमिनियम क्या होगा? सिलिका और मैग्नीशियम होगा। और ऑप्शन से जानते हैं, देख सकते हैं बेसाल्ट और सिलिका है, निकेल और फेरम है। इसके ऑप्शंस मैंने आपको फुल फॉर्म से पता चल जाता है। सही जवाब आपका हो जाएगा निकेल और फेरम। पृथ्वी का आंतरिक परत के निर्माण में निकेल और फेरम तत्वों को प्रचुरता है। और निफे आपका ये अभी मैंने 11th क्लास का है, ये री एग्जामिनेशन देखिए पूछा गया है, दोबारा एग्जामिनेशन हुआ था। तो आपका 11th का मैंने अभी आपका NCERT का क्लासेज लिया था, तो उसी में ये सारी चीज़ें मैंने विस्तार से बताया। उसको जाकर के देख लीजिएगा, पूरा थ्योरी पोर्शन उसमें कंप्लीट कर दिया, पूरा 11th का NCERT का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो इसका कितना वर्ष लगता है? तो 29.5 वर्ष लगता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगाते हैं। शनि यानी सैटर्न सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यानी परिक्रमा लगाने में 29.4 या 29.5 वर्ष ओ के बराबर समय लेता है। अतः निकटतम विकल्प यही है आपका सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बताइएगा यूरेनस
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है कितने वर्षों में? तो आपका 84 वर्षों में। 84 जन्म नहीं आपका हुआ, बरस होगा, ठीक है याद रखिएगा। अरुण यानी कि यूरेनस जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्षों का समय लगता है, यानी कि लगभग 84 वर्ष, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में ये एक परिक्रमा यानी पूरा करता है। इसके विकल्पों की संख्या, जो उपग्रहों की संख्या यूरेनस में 27 है, ठीक है 27। यूरेनस यानी अरुण की उपग्रह की संख्या 27 है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत तेजी से कंप्लीट होते जा रही है। ये देख सकते हैं जियोडेसिस वो विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? वो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, जियोडेसिस। बाकी विकल्प आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जियोडेसिस पृथ्वी के 3 मूलभूत वो गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। जियोडेसिस क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण क्या है? पृथ्वी का ज्यामितिक आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इसके साथ ही वह यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसिस का विज्ञान वो विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। किससे? आयाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही निम्नलिखित है? तो सही कौन कौन सा है? क्या उत्पादक हिरन है? हिरन उत्पादक कहाँ से आ जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, ये तो सेकेंड में आ जाएगा। प्राथमिक हरे सब्जी फूल पौधे आते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया? चलिए बीपीएससी CDPO में प्री में 18 में पूछा गया था। गौण उपभोक्ता कौन है? घास, ये भी नहीं। अपघटक जीवाणु, अपघटक आपका जीवाणु में आएगा। तो सही इस तरह से देखिएगा। उत्पादक में आपका घास आता है सबसे पहला उत्पादक, और प्राथमिक उपभोक्ता इसको जो ग्रहण करता है हिरन है। उसके बाद इसको अपघटक में आता है द्वितीय उपभोक्ता में तेंदुआ या बाघ, शेर, टाइगर जो भी आता है। चलिए हम लोग भी द्वितीय उत्पादक में आते हैं, मनुष्य भी। निम्न में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है, यानी कि एरिया पूछ रहा है सिंपल भाषा में। आपके ऑप्शन से यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो इन सभी में से कौन सा आपका सबसे 7 बड़े जो है महाद्वीप हैं, आपको पता है भली भांति। तो सबसे अभी आपका आता है सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया आता है। उसमें आपका इसमें ऑप्शन में यूरोप, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर आता है, उसके बाद इंडिया आता है। 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 बड़े जो देश हैं वो जरूर नाम बताएगा, जैसे आपका रूस, चाइना, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये कमेंट बॉक्स में या कहीं लिख लीजिएगा, याद रहेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? टैगा, सवाना, पंपाश या प्रेरीज? तो इसका सही जवाब होगा सवाना। ये उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाला भाग है सवाना। प्रश्न जो है गत विकल्पों में अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान के हैं, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज यानी दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो किसके दूरी? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसी खगोलीय इकाई कहते हैं। ये भी CDPO में पूछा गया है। खगोलीय इकाई क्या होता है? आपका इकाई ये होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौर और मंडल के भीतर दूरी को मापने के लिए किए जाते हैं। एक आपका खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁸ मीटर के होता है। किलोमीटर में कितना होगा इसको ट्रांसफर करने के लिए आप बताइएगा, 3 से आपको डिवाइड करिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको 24 क्वेश्चन बहुत तेजी से कंप्लीट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो किसने किया? आपका WM डेविस ने किया है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। WM डेविस जो है विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वाल्टर फ्रैंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन।
किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं निर्धारित करने का आधार होता क्या होता है? इसका आधार होता है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा के अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अक्षर देशांतर पर स्थित इसी रेखा पर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम इंटरनेशनल एंड स्टैंडर्ड टाइम जिसका निर्धारण किया गया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये 8 देश का नाम। पहला है यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका इंग्लैंड, जो सभी लोग को गुलाम बनने का इसका इच्छुक था। चलिए यूनाइटेड किंगडम, लंदन, उसके बाद स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना। जरूरी नहीं क्रम से याद रखना, लेकिन आप याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना, ये इन 8 देशों से होकर के गुजरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है किसका है? ऑप्शन है हिमालय, अल्पस है, रॉकी है या फिर हिंदू कुश है। तो सबसे सही जवाब का आएगा रॉकी का। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी जो प्रश्न जो पूछा गया था जब 2020 में, इसमें उस समय में आपको पूछा गया था, जो कि है प्रश्नगत विकल्पों में जो दिया गया है, यानी जो इसमें विकल्प दिया गया, अगर भी इसमें ऑप्शंस में रहता है एंडीज, ये भी ऑप्शन मारिएगा, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, लेकिन ऑप्शंस में है ही नहीं एंडीज, तो आपका इसमें आएगा विकल्पों के अनुसार सबसे लंबी जो है पर्वत है रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दोनों अमेरिका में ही, लेकिन एक आता है नॉर्थ में, एक आता है साउथ में, याद रखिएगा, यानी दक्षिण अमेरिका में ये आएगा। ये डायग्राम हमेशा दिमाग में छपा रहना चाहिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या हो गया? नेक्स्ट है आपका जो उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। प्रश्न में निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर सी होगा। अमेरिका नेशनल ओशनिक्स एंड मॉरिस्टिक्स आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको फुल शॉर्ट फॉर्म में NOAA के अनुसार पृथ्वी का पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशंस रेंज यानी मिड ओशंस रेंज की है, जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे धंसा हुआ है। क्राल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। किस प्रकार की निर्मित संरचना है? तो दक्षिण अफ्रीका की है। ये भी एग्जाम रिसेंटली पूछा गया है। क्राल जो है, क्राल दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों या झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर समांतर गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना को कहा जाता है। दुनिया के कुछ बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो किस देश में आपका है? आधा। ओके, और विकल्प के अनुसार इनमें से ई ऑप्शन माना गया। आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों जो है 15 मीटर या अधिक ऊंचाई, जो 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की संख्या का लगभग आधा चीन में है। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में से 57% भारत और चीन में है। तो ये सारे आंकड़े हैं, तो इसमें ऑप्शन चीन है नहीं, इसलिए ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कहाँ पर है? तो सबसे शुष्क आपका आ जाएगा अटाकामा में। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा मरुस्थल है, जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका में पड़ता है। तुलाल पल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। ये कहाँ पर ऑप्शन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन। इसका सही जवाब है इसका ए ऑप्शन है, यानी कि तुलाकामा खदान भंडार जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। राज्य के YSR जिले यानी पूर्व नाम जो था कडप्पा जिला में अवस्थित है। वर्ष 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ के विशाल भंडारण होने की संभावना पुष्टि की थी।
इसमें यूरेनियम की भंडारण के विशाल भंडार पुष्टि की। 32 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन, अभी मैंने बताया था इसके बारे में, खींची जाती है कहाँ से? अफ्रीका से होकर के, एशिया से, या प्रशांत महासागर से, अंटार्कटिक महासागर से। इसका सही जवाब बताइएगा ABCD, प्रशांत महासागर से होकर के जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, यानी कि इमेजिनरी रेखा है, जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच जो आपका टाइम है, यानी कि इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत रेखा से होकर करके गुजरती है। उल्लेखनीय है जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है जिसे इसे मोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। निम्न में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया खोज ली, इसमें एशिया नहीं है, दिए गए विकल्प के अनुसार दूसरा नंबर पर आता है अफ्रीका। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देखिए ऑप्शन किस तरह से घुमाया गया, जानबूझ करके जो फर्स्ट ऑप्शन सबको याद रहता है उसमें दिया ही नहीं गया। तो इसका सबसे याद रखिए, एशिया सबसे बड़ा है, तो सभी याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग ये दे सकते हैं 51 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि आपका 44 करोड़, आपका 56 लाख 85,000 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखिएगा। अन्य महाद्वीपों के क्षेत्रफल इस प्रकार हैं। अफ्रीका जो इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर, जिसका है 30 करोड़, आपका ये 44 करोड़ के बाद ये 30 करोड़, 6 लाख 51 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 3 करोड़ 65,000 वर्ग किलोमीटर आता है। उत्तरी अमेरिका जो आता है 2 करोड़ 44 लाख 73,000 वर्ग किलोमीटर आता है। दक्षिण अमेरिका जो आता है, ऊपर वाला भाग इसका बड़ा है अमेरिका का, नीचे वाला थोड़ा छोटा है, 1 करोड़ 78,000 19,000 वर्ग किलोमीटर आता है। अंटार्कटिका आता है 1 करोड़ 42 लाख 9,000 का वर्ग किलोमीटर। यूरोप जो आता है वो आपका 99 लाख 48,000 किलोमीटर आता है। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा का माना जाता है, और वो सबसे छोटा है आपका 77 लाख 41,220 वर्ग किलोमीटर माने जाती है। उल्लेखनीय ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि प्रश्न में एशिया ना देने होने के कारण विकल्प भी आपका सही माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे आपका एशिया में पाया जाएगा, एशिया सबसे ज़्यादा देश यहीं पर पाए जाते हैं। नहीं, विकल्प के अनुसार आपका सी दिया गया, सी आपका अफ्रीका में सबसे ज़्यादा। हालांकि सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल के अनुसार आपका एशिया है, लेकिन देशों की संख्या जो पूछी गई उसके अनुसार आपका सही जवाब आएगा किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश की संख्या है, तो आपका आएगा अफ्रीका। देख सकते हैं देशों की संख्या अभी हम जान लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक देश महाद्वीप में देशों की संख्या निम्नवत है, इस तरह से आपका ये रिसेंट। अफ्रीका में 54 देश है, यूरोप में आपका 49, एशिया में 48 मात्र है, 48, सॉरी गलत मैंने बताया था। आपका सही जवाब होगा अफ्रीका, फिर आपका यूरोप, फिर आपका एशिया। उत्तरी अमेरिका में जो कि ऊपर वाला विभाग में 23 देश है, दक्षिण अमेरिका में 12 देश है, और ओशियानी में आपका 14 देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 35 नंबर, रेगिस्तानी क्षेत्र में मरुस्थल सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो आपका अपवर्षण का उदाहरण है। ठीक है, अपवर्षण क्या होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपवर्षण का उदाहरण है। शतरक शेल या तांगारा शेल यानी मशरूम रॉक का अपवर्धन प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें चट्टानों के निचली भाग में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? एक सटीक कथन क्या सा है बताइएगा, एक सेकेंड। चलिए, एक सटीक कथन क्या कौन सा है? ओके, क्वेश्चन पर चलते हैं। सही जवाब है आपका जापान के बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन क्या है? जापान के बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम के बड़े पैमाने पर जापान के उत्तरी भाग में स्थित ये नहीं है। जापान में बड़े उपजाऊ मैदान है जो कि अनाज उपजाने के लिए उपयोग होते हैं। कोयले और लोहे के अयस्क के बड़े भंडार पर्वतीय स्थित हैं। तो इसका सही जवाब आपका ए है। व्याख्या में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख आपका समुद्री मछली तथा मत्स्य वहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ हैं। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल फायदा यहाँ पर होता है। वहाँ खनिज संसाधन काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है, खनिज है ही नहीं और कम है, मतलब कि वहाँ की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया। अतः जो एग्जाम्पल के हिसाब से जापान में प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प एक का कथन सर्वाधिक सटीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से 37 नंबर, निम्न में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो सबसे मृत सागर में लवणता सबसे ज़्यादा है। नाम है मृत सागर, डेड सी कहते हैं जिसको, लेकिन लवणता यहीं पर ज़्यादा है। प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न, सागरों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर में लगभग 238 से लेकर 240% पाई जाती है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील में पाई जाती है, 330 से लेकर के 335% पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शंस में नहीं दिए गए थे, दिए गए विकल्प के हिसाब से हम मृत सागर मानेंगे, लेकिन अगर पूरा पूछेगा विश्व में तो तुर्की की वान झील पाई जाती है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय वाला रूस है, चिली है, चीन है, ब्राज़ील है। तो इसका सही जवाब आएगा चिली। दिए गए विकल्पों के में उत्तरी आपको मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला देश जो है चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। 39, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सर्वाधिक द्वीप आपका इंडोनेशिया में। द्वीप इसे कहते हैं द्वीपों का, यानी कि द्वीपों का देश कहते हैं इसको, इंडोनेशिया का। और दिए गए प्रश्न में दिए गए देशों में द्वीपों की संख्या देख सकते हैं। तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है, 17,508 द्वीप है। फिलीपींस में आपका 7,641 है। नेक्स्ट है मालदीव में 1192 है। क्यूबा में आपका 4195 है। याद रखिएगा ये सारे द्वीपों की संख्या। और नेक्स्ट टाइम अगर आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस और इस तरह के ऑप्शन आए और इसको गायब कर दे, बाकी ऑप्शंस दे, तो सेकेंड नंबर पर आपका फिलीपींस में आपका जाना जाएगा। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशियनस विभाग के अनुसार इसके द्वीपों की संख्या इतनी है, और जिसमें से 6000 द्वीपों का पर बचाव है। इसमें बचाव भी 6000 जो है द्वीप हैं, इसमें लोग बसते भी, बाकी 9000 पर कोई भी लोग नहीं है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो आपका बोर्नियो सबसे बड़ा है। देखिए इसमें ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा, इस बाकी ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं गया। तो सही जवाब आपका है बोर्नियो। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक यानी कितना है आपका? तो 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मेडागास्कर का आता है 5,87,041 वर्ग किलोमीटर। सुमात्रा का आता है 4,72,784 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट ब्रिटेन का आता है 2,09,331 वर्ग किलोमीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर, 50 क्वेश्चन तक करेंगे तेजी से। सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओइनाकोन किस देश में है? ओइनाकोन आपका रूस में पड़ता है, ठीक है, रूस में। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र जो है ओइनाकोन आपका रूस में है। यह रूस के शाखा कार्तुओ गणराज्य यानी कि शाखा याकुता रिपब्लिक में इंडिगिरखा जिसको कहते हैं नदी के तट पर अवस्थित है। इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा एक दो बार। निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है आपका जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? सीमा रहित, यानी सीमा है ही नहीं देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्न अनुसार जो है सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलीपींस का है लगभग आपका 3 लाख वर्ग किलोमीटर का। न्यूजीलैंड का आता है 2,68,838 वर्ग किलोमीटर। क्यूबा का आता है 1,10,860 वर्ग किलोमीटर। जो विकल्प में सी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका होन्शु है। याद रखिएगा इसको, होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकुरो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है। इसका नाम भी इसी तरह से मिलेगा, तो याद रखिएगा होन्शु। होकोकेरो, शिको, होन्शु,
शिकोकू और क्यूशू, ये चारों से मिला हुआ द्वीपों का है। उपयुक्त चारों द्वीपों में से होन्शु सबसे बड़ा है और जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। इसकी मुद्रा क्या है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुद्रा क्या है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, ग्रीनलैंड किन निम्न देशों में से किस देश का भाग है? किसका है? तो डेनमार्क। ग्रीनलैंड है डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। न्यूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। न्यूक जो है नुक समुद्र तल से लगभग 102 मीटर तक का है मात्र। चलिए नेक्स्ट है आपका 45, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए बॉन्डेग के द्वारा। बेनेगर आपको मैंने बताया था, आपको एनसीईआरटी आपका 11th क्लास में इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो बेनेगर जो है आपका अलग अलग इनके द्वारा अलग साक्ष्य दिया गया और फिर बाद में उनका अलग साक्ष्य था, ये सारी चीज़ें हैं। महाद्वीप जो है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये बेनेगर के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्बर्ट जिसको कहते हैं ए बेनेगर कहिए या फिर अल्फ्रेड बेनेगर द्वारा विकसित किया गया था। बेनेगर के अनुसार लगभग 20 से 22.5 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। पेंजिया क्या है? जैसे कि इन्होंने एक थ्योरी दिया था कि हमारा जितना भी सौरमंडल में जितने भी देश हैं या महाद्वीप हैं पहले सटे हुए थे। जैसे अफ्रीका का ये देश बता रहे थे कि इस तरह से अगर कटा है तो इंडिया के जो नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला खासकर ये साउथर्न पार्ट है जो जिस तरह से कटा है, इसका भाग भी कहीं ना कहीं कुछ साल पहले है। कुछ साल पहले मतलब ये नहीं कि 2 साल 4 साल पहले, मतलब 20 से 22 करोड़ वर्ष पहले, बहुत पुरानी बात है। तो उस साल पहले ये जो अफ्रीका है, पहले अफ्रीका जो है ये वाली भाग है जो है इंडिया से मिली हुई थी। इंडिया का जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट है जो कि ये साउथ इंडिया वाला पार्ट है जो मिली हुई थी। और उसके कई साक्ष्य इन्होंने दिया था। साक्ष्य इन्होंने इस तरह से दिया कि इसके जो कटे हुए भाग से जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वही सेम है, और उसके उत्पन्न होने की स्थिति जो समय बताई जा रही है अफ्रीका का, इंडिया का साउथर्न पार्ट है वो भी सेम बताई जा रही थी। इन्होंने अपना बेनेगर ने थ्योरी दिया था। तो एनसीईआरटी में अच्छे से बताया, उसको जाकर के देख सकते हैं। 20 से 22.5 पहले अभी इसको पढ़ चलते हैं। पेनिजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था। पेनिजिया का विभाजन जो था, पेनिजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंडों जैसे कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रम से उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में थे। जैसे कई महाद्वीप हैं, गोंडवाना आपका ये जो द्वीप बता रहे हैं यहाँ पर, गोंडवाना लैंड और पिंड लॉरेशिया, ये आपका ऊपर का जो भाग है और नीचे का जो भाग है, इस तरह से ये दोनों डिवाइडेड हो गया। इसी के बीच में ये सारे जो पानी आ गया, जल आ गया, या फिर कोई भी आपका महाद्वीप आ गया या पर्वत आ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उनमें वाष्प बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए संदर्भ होते हैं, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। तो आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा शब्द कथन है? तो ये क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों ही पाए जाते हैं। तो इसी ऑप्शन सही रहेगा। ये चट्टानों में सिलिका नहीं होता, ये ऐसा कुछ नहीं है, सिलिका होती है। ठीक है, चलिए। आग्नेय चट्टान जो होता है इग्नेस रॉक्स पिघले मैग्मा के ठंडा और ठोस होने से बनती है। ये रवेदार होती है। सॉरी, परतें नहीं पाई जाती है, थोड़ा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं, जिसमें इसमें बताया गया थोड़ा जीवाश्म बहुत कम है, होते ही नहीं है। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, ये याद रखिएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पता चलते हैं। अवसादी शैलों, अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके सही ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। ये शैलें इनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं करती है। ये शैलें क्रिस्टलीय होते हैं, ये नहीं होती है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ये शैलों स्तरों में निक्षेपित होती हैं, ये सही है। ये शैलों जल में नहीं निर्मित होती, जल में निर्मित होती है। ठीक है, तो ये अवसादी शैलों जो होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण जो होता है अवसादों एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म फोजिस और परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार क्रिस्टल नहीं होती है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। निम्न में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर क्रूड और बेंडर्स रेत की लकीरें हैं।
ड्रमनिल्स ज़्यादातर बोल्टर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर्लोन इलाकों की विशेषताएं हैं और व्याख्या सुनिए। जबकि एस्कर्स ग्लेशियरों की धाराओं पर निर्मित होते हैं, ड्रमनिल्स ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती है। तो सही जवाब इसका क्या है? बी ऑप्शन से 1, 2, 4 ये आपका सही है। बताते हैं फिर से। एस्कर क्रूड्स जो है बेडल, बजरी और रेत की लकीरें होती हैं। ये बेजर और रेत की लकीरों से बनी होती है, ठीक है। ड्रमनिल्स ज़्यादातर बोल्टर और मिट्टी के बने होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्कर्स इलाकों की विशेषता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, अंडे की कोई भी ऐसा नहीं स्थलाकृति है। जबकि एस्कर्स ग्लेशियर की धाराएं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमनिल्स ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखिए। ग्लेशियर और हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेप से निर्मित एस्कर लंबे और संकरे और कटक होते हैं, इनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत और कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलरूपों में ड्रमनिल्स गोशाल्स मृत्तिका यानी बोल्डर क्ले द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या ढीले होते हैं, जिसका आकार उल्टी नौका और कटे यानी उल्टी नौका के आकार की होती है, ना कि अंडे का आकार का, और कटे हुए अंडे के आकार का, यानी जो आपका अंडा जब काट देंगे तो इस तरह का आपका अंडा होता है, ठीक है। इसको काट देंगे तो इस तरह दिखेगा, इस तरह से आपका कुछ इस तरह से भाग रहेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ आपका भाग रहेगा। अंडे की टोकरी के स्थलाकृति ड्रमनिल्स इलाकों की विशेषता है, ड्रमनिल्स ग्लेशियर की से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एटना, ये क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, ठीक है, एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो जिसको कहते हैं, जो इटली के सिसिली, याद रखने के लिए कहाँ पर पाई जाती है? एटना, ई से एटना और ई से इटली, याद रखिएगा। इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोत्तम ऊंचाई जो होती है 3357 किलोमीटर की होती है, 3357 मीटर की होती है, मीटर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मौना लोआ। मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का या प्रस्तुत ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो सही जवाब होगा सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो का होता है। चलिए कमेंटों को जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा, इसके व्याख्या देते हैं। मौना लोआ जो है आपका पाया जाता है हवाई द्वीप जो है दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आप अपना विचार जरूर इस वीडियो को लाइव खत्म होने के बाद बताइएगा। इस तरह के सेशंस और भी सब्जेक्ट के लिए लाया जाए तेजी से। आपका ज्योग्राफी आपका लगभग 150 क्वेश्चन बचा है, 218 क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दिया है। हिस्ट्री मैंने आपका मॉडर्न हिस्ट्री फिर से स्टार्ट किया गया। आपका बिहार का आपका जीके स्पेशल अभी बचा हुआ है। ये आपका साइंस मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, पूरा हिस्ट्री से भी ज्योग्राफी, सॉरी साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका सारा कंप्लीट कर दिया गया। अगर आपको कोई भी पीडीएफ या नोट्स SCRT NCRT का अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। नाम मात्र का शुल्क रखा है इसलिए गया है ताकि आप इसकी वैल्यू को समझें, मेहनत को समझें। अदरवाइज इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कोई भी कॉल मैसेज नहीं कीजिएगा। अपना नाम बता दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट को बता